नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। भारत ने जो कहा वो किया। पीएम मोदी ने अपना संकल्प पूरा करके दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को सख्त सजा देने का ऐलान किया है। भारत ने अपने संकल्प को पूरा करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और आतंकियों को साफ संकेत दे दिया कि यह नया भारत है। आतंकी जहां भी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान की किसी प्रतिक्रिया को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था की है। भारतीय सेना चौकस है, सीमा पर निगरानी रखी जा रही है। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से किमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रखर सिंह हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल हिमांशु सिंह और जेएस सोढी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ है। नवीन जी, बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी कि साहब कब होगा, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। राफेल के आगे नींबू मिर्ची लगा दिए गए थे कि साहब खड़े करने के लिए आज वही राफेल जो है वो गरज रहे हैं। स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के जरिए हमला किया और एक नहीं, दो नहीं, 9 ऐसे ठिकानों पर अटैक किया गया जो पिछले 30 सालों से भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन आतंकी संगठनों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। जैशे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो। मसूद अजहर तो कह रहा है कि साहब मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा पूरा परिवार मार दिया। विशाल जी, आज भारत की सेनाओं ने अपने अदम्य शौर्य, पराक्रम और अभूतपूर्व सटीक लक्ष्य भेदन के साथ अपनी योग्यता का एक बड़ा परिचय दिया है। सेना हमारी हमेशा से बहुत मजबूत रही है और इस घटना जो कल ऑपरेशन सिंदूर किया, ये मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 है। अभी ऐसा नहीं है कि दुश्मन देश से सारे आतंकियों का सफाया हो। हमें और काम करना है और मैं समझता हूं कि जिस गंभीरता के साथ, जिस तरीके से पाकिस्तान का वो मुनीर मौलाना, जिस सेनाध्यक्ष वहां का बयानबाजी कर रहा था, लग रहा था जैसे वही पूरे पाकिस्तान का संचालन कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे अदम्य वीर सेनाध्यक्ष और सैनिक गंभीरता का परिचय दे रहे थे। कोई बेवजह की बयानबाजी नहीं हुई हमारे यहां। जो भी हुआ वो कॉन्क्रीट हुआ, अचूक हुआ और अदम्य शौर्य के साथ हुआ। मैं समझता हूं कि जो 26 हमारे नागरिक शहीद हुए थे पहलगाम, उनकी शहादत के बदले के रूप में एक अभी छोटा सा पराक्रम भर दिखाया है भारतीय सेनाओं ने। और मैं समझता हूं कि आने वाले निकट भविष्य में पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ेगा और उसको अब आतंक का सहारा लेकर जिस तरीके से भारत के साथ वो प्रॉक्सी वार करता है, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। बेहतर होगा कि अभी भी पाकिस्तान की आवाम जागे और अपने हुक्मरानों से कहे कि अब आतंक को पोषण करना बंद करिए। और जिस तरीके से विश्व के अंदर अन्य देश अपने यहां प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से आप आगे बढ़िए। साजिश करने वाले बहुत लंबे समय तक सफल नहीं होते हैं। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है और मैं समझता हूं आज विश्व के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं भारत की जीत है। और निश्चित तौर पर सत्ता का संचालन इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और इस देश की 140 करोड़ जनता को, समस्त विपक्ष को भी, क्योंकि सबने एक साथ एक सुर में ऐसे हमले की कड़ी निंदा की थी। और सेना के हाथ जो सरकार ने खोले वो भी काबिले तारीफ। और मैं समझता हूं ये आज का विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का विषय है। और राष्ट्रनीति के विषय पर हम सबको एक साथ एक स्वर में खड़े होना चाहिए। और वो एकता दिखाई दी है, विश्व के पटल पर दिखाई दी है, जिसका शौर्य आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय सेनाओं का शौर्य और उनकी अदम्य ताकत कितनी मजबूत है। कि सटीक निशानेबाजी के साथ जो चुन चुनकर जहां जहां आतंकी थे, कोई आम नागरिक नहीं मारा पाकिस्तान का। मौलाना मसूद अजहर आज रो रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं मारा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों, उस मौलाना मसूद अजहर को भारत के बॉर्डर के किसी गांव के हवाले कर दो। और मैं तो कहता हूं भारत के किसी मुस्लिम गांव के हवाले कर दो। पता चल जाएगा कि तुमको उसको कैसे चिन्नी उड़ा के हमारे देश के लोग बराबर कर देंगे। ठीक, जेएस सोढी साहब, इस प्लानिंग के बारे में जरा बताइए, क्योंकि कुछ आतंकियों को मार देना, एक आध अड्डे को ध्वस्त कर देना, ये वो बात नहीं है। ये बड़ी लंबी प्लानिंग थी। 9 ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। 9 ठिकाने वो जो 3 सबसे मुख्य आतंकी संगठनों के हैं,
जिन्होंने पिछले 30 सालों में भारत को कई जख्म दिए हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, किसी को नहीं छोड़ा गया। 60 शहरों में 9 ठिकानों पर अटैक, और वो भी इतना सक्सेसफुल कि आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कैसे ये प्लानिंग की गई और कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, और क्या यह माना जाए कि जिस बात पर हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये अब बीमारी की जड़ पर आपने वार किया है? विशाल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को नमन और सलाम करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर को सफल अंजाम दिया। मैं भारत के सारे 142 करोड़ नागरिकों को हार्दिक मुबारकबाद दूंगा। आज हमने खून का बदला खून लिया है। 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे से जब से सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून उबल रहा था, आज हमें शांति मिली है। देखिए विशाल जी, ये जो ऑपरेशन था ये बहुत अच्छी तरह से प्लान था। हमने बिल्कुल टारगेट्स को बहुत गहराई से हमने चुना। हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पे एक टारगेट पे किया था, हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे एक टारगेट पे वार किया था, लेकिन इस बारी हमने 9 पे किया। और 9 हमने सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं किए। 5 टारगेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में थे और 4 टारगेट मुख्य पाकिस्तान में थे। हमने जो 9 टारगेट चुने वो हमने चुने जहां पे ये आतंकवादियों का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, जो कि इनके ट्रेनिंग में सबसे काम आता है। और 9 में से 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट हमने टारगेट चुने वो था मस्जिद सुभान अल्लाह जो भवालपुर में है, जो कि जैश ए मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग का अड्डा है, और दूसरा है मस्जिद तैयबा जो बुर्दके में है, ये लश्कर तैयबा का मेन ट्रेनिंग सेंटर है। हमने इन मेन ट्रेनिंग सेंटर्स पे वार करके हमने पाकिस्तान को एक साफ संदेश दिया कि अब हम जड़ पे आएंगे, और अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अगला जो सर्जिकल स्ट्राइक होगा वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे होगा। और तभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब यहां खत्म करो। लेकिन मैं किसी भी पाकिस्तानी की बात को नहीं मैं मानता, क्योंकि पाकिस्तान एक झूठा देश है। देखिए, भारतीय सेना की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान पलट के काउंटर अटैक करता है और बहुत जल्दी करता है। यह हमारा 4 युद्धों का अनुभव भी है, और हमने देखा जब हमें 26 फरवरी को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अगले दिन ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था। तो पाकिस्तान तो पलटवार करेगा, लेकिन उसके लिए हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह सार्थक है। और एक मिनट चाहूंगा कि ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। हमारे जो राफेल लड़ाकू विमान है, जो कि दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से माने जाते हैं, इन्होंने भारत की एयर स्पेस पे रह के वो 1 इंच उन्होंने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। भारत की एयर स्पेस पे रह के उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज का इस्तेमाल के तहत पायलट को जरूरी नहीं होता कि आंखों से टारगेट को देखे, दूर से ही वो टारगेट को देखता अपने लड़ाकू विमान के कंप्यूटर सिस्टम पे। बियॉन्ड विजुअल रेंज का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद स्कैल्प और हैमर जैसी आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, लॉटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ, और पूरी तरह से इन 9 टारगेट को बर्बाद कर दिया गया। ये 2 चीजें दिखाता है, भारत की सेना का जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो सही रास्ते पे है। दूसरा, जो हमारी ट्रेनिंग है सेना की, चाहे वो थल सैनिक हो, चाहे वो लड़ाकू विमानों की पायलट्स हो, उनकी सारी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है। खेमचंद जी, बहुत से लोगों को ये सब्र का बांध हम में से बहुत सारे लोगों का टूट रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई साहब 10-11 दिन में, 12 दिन में एयर स्ट्राइक हो गई थी, इतने दिन हो गए, लेकिन साहब पहलगाम का बदला नहीं लिया जा रहा। और बहुत लोगों को ये समझना होगा, दर्शकों को भी, कि ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं लिया गया है। ये 9 ठिकाने हैं, ये 9 उन आतंकी संगठनों के ठिकाने हैं जिन्होंने भारत को न जाने कितने जख्म दिए हैं। ये सबका हिसाब किताब पूरा कर दिया गया है, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं हुआ है। नमस्कार, जय हिंद कालर जी। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मैं अपनी सेना को साधुवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरे देश को बधाई देता हूँ। और जो वर्तमान सरकार है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और पूरे देश में बढ़ गया है। जो मोदी जी की गारंटी है उसमें और लोगों का विश्वास बढ़ गया है। और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये छोटा ऑपरेशन नहीं है। अभी तक हम लोग, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया था वो पीओके में किया था। अब पंजाब में घुस के मारा है, पाकिस्तान के पंजाब में घुस के मारा है। पाकिस्तान के पंजाब में घुस के मारने का मतलब है कि पाकिस्तान के दिल में अटैक किया, पाकिस्तान के दिल में घुस के हम लोगों ने मारा है। जब पाकिस्तान के दिल में हमने घुस के मारा है तो पाकिस्तान के जो उग्रवादी हैं, अब उनको पता चल गया है
कि वो कहीं भी छुप लें, कैसे भी छुप लें, अब वो सुरक्षित नहीं है। अगर वो भारत में आके इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो भारतीय सेना भी उनका पीछा करके उनको मारेगी, चुन चुन के उनको मारेगी, प्लान करके उनको मारेगी, कोई बचा नहीं पाएगा। और वही हुआ है। मैं अपने कुछ लोग जो हमारे पैनल में हैं तो ये कह रहे हैं कि वही छोटी सी अभी रिस्पॉन्स है, छोटा सा एक जवाब है, तो मैं अनुरोध करूं, बड़ा जवाब है। ठीक, प्रखर, अच्छी बात यह है कि सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं और एक सुर में इस तरह के अटैक में भारत की सेना का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न अलग है। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सारे ऐसे हमले हुए जिस पर हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मुझे लगता है सारे हमलों का हिसाब किताब आज बराबर कर लिया गया, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि साहब कुछ आतंकी मार दो, एक आध अड्डा ध्वस्त कर दो, इससे परमानेंट इलाज होता नहीं है। परमानेंट इलाज तब होगा जब ये आतंकियों के जो आका हैं, ये जो जैश के कमांडर हैं, ये जो लश्कर को संभालते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन को संभालते हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां पर वेपन्स होते हैं, जहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है, इन पर अटैक कीजिए आप, तब जाकर कोई बात बनेगी। आपको लगता है कि वो प्लानिंग जो है वो सफल हुई है? हमने एक ऐसा इलाज किया है जो लंबे समय तक पाकिस्तान को परेशान करता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही वो है, लेकिन लंबे समय के लिए इलाज हुआ है। देखिए विशाल जी, पैनल पर बैठे जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको बधाई, सभी भारत के सभी नागरिकों को बधाई। हमारी भारत की भारतीय सेना ने फिर विश्व की नंबर 1 सेना की हो। अब आते हैं पाकिस्तान पर। देखिए पाकिस्तान एक लॉलेस स्टेट है और जिसको समय टू समय भारतीय सेना मजा चखाती रही है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं अब समय आ गया है वो विल दिखाने का जो इंदिरा जी में विल थी, पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और करने का। देखिए पाकिस्तान एक लॉलेस स्टेट है और वो कोई टेररिस्ट वो नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उन कैंप्स को चलाती है और टाइम टू टाइम ये हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में करती रही है। और अब समय आ गया है कि उसके 2-3 टुकड़े करे जाएं, उनके ऊपर फुल एंड फाइनल चढ़ाई करी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी कंट्री, अगल बगल का हमारा कोई भी पड़ोसी देश ये सोच, उनकी सोच में भी ये ना आए कि भारत के नागरिकों पर वो हमला कर सकता है। देखिए एज ए कांग्रेस मेंबर हमारी देश की हर पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया है। हम देखिए, हम तो भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, उसके बाद किसी पार्टी के हैं, किसी भी सेक्ट के हैं, और भारत का हर नागरिक को अपनी सेना पर गर्व है। और मैं भारत की सरकार और जितने भी हमारे आर्मी की तरफ सबको बधाई देता हूं, मगर हमें यह देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। जो सिक्योरिटी लैप्स हुई थी उन पर भी ध्यान देना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान का हिस्सा अलग कर दिया जाए। अब समय आ गया है कि कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अलग कर दिया जाए और फुल एंड फाइनल लड़ाई लड़ी जाए। कर्नल हिमांशी, आपको भी लगता है कि यह समय आ गया है कि अब यहां पर रोका ना जाए? क्योंकि अभी सवेरे भी हम बात कर रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे कि जनरल नरवणे ने, पूर्व सेना अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी तो फेज 1 हुआ है, अभी ये कार्रवाई यहां पर रुकी नहीं है। इस धोखे में ना रहे पाकिस्तान। हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, शठे शठायम समाचरित, जो जैसा है उसको उसी भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। और जैसा कि जनरल नरवणे का ये बयान आया है, ये बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन जैसा अभी पैनल पे कहा गया है कि इस स्ट्राइक को आप छोटा मत समझिए। 9 इलाकों में स्ट्राइक किया था। आप देखिए कि हम लाहौर के कितने नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन स्टिल हमने उसको टारगेट नहीं किया है। वो हमारे बिल्कुल मिसाइल्स की जोन में है, लेकिन क्योंकि भारत ये मान के चलता है कि किसी भी तरीके से आम नागरिकों को क्षति ना हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सटीक तरीके से पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स को अटैक किया है। और ये हेडक्वार्टर कैसे थे? जहां से कि आइडियोलॉजिकल टेररिज्म पास हो रहा था, उनके लॉजिस्टिक बेसिस को तबाह किया गया है। टेरर की जहां से वो अब फीड दे रहे थे उसको उन्होंने है। और अब के आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है? आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नवीन जी। बार बार ये चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, साहब ये फेज 1 है, इसको पूरा बदला मत मानिए। इस बार जब सफाई पर आए तो पूरी सफाई करके मानेंगे, ये फेज 1 ही मानिए। बिल्कुल विशाल जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महज 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने सिर्फ एक सैंपल पेश किया है, जिसको मैं ये कह रहा था बहुत छोटा सा स्ट्राइक किया है। अगर बड़ा स्ट्राइक कहीं कुछ घंटों का कर दिया तो मैं समझता हूं पाकिस्तान साफ हो जाएगा।
ये कहने का मतलब है हेमचंद शर्मा जी, आप भी समझिए इस चीज को, सेना के पराक्रम, शौर्य, तकनीक और अभेद अचूक निशानेबाजी पर कहीं किसी को कोई संदेह करने भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो डाउट पाकिस्तान के पास थे ना, वो भी अब साफ हो गए हैं। उसको मालूम है कि भारत की सेना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है और घर में घुसकर अपनी सीमाओं में रहकर बड़ा इंटरेस्टिंग निपटाना जानती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, शायद आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक 2 मिनट का वीडियो दिखाया, और वो वीडियो क्या था साहब? सबूत था। वो सबूत था कि साहब हम कहाँ गए, हमने कौन से ठिकानों पर जाकर धमाके किए। वो ठिकाना पहले बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाया कि ये ठिकाना पहले कैसे दिखता था, अब कैसा दिखता है। एग्जैक्ट लोकेशन बताई, एग्जैक्ट बिल्डिंग का नक्शा दिखाया, वीडियो दिखाया, बम गिरते हुए दिखाया। इससे ज्यादा सबूत लेकर कभी सेना को आपने देखा है बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? जबकि सेना से कोई उम्मीद नहीं की जा रही कि आप सबूत लेकर आइएगा और वीडियो दिखाइएगा तब देश मानेगा। लेकिन साहब सेना को भी लेकर आना पड़ रहा है सबूत, वीडियो लेकर आइए सेना, ताकि कल को कोई पूछ ना लेके ऐसा ही तो नहीं बोल रहे हो कि कहीं स्ट्राइक करके आए हो, सच में करके आए हो ना। कोई धमाके की आवाज तो आई नहीं। आज से पहले कभी आपने देखा है कि साहब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सबूत लेकर आए? नहीं, देखिए, सेना से सबूत मांगने का किसी को हक नहीं बनता है, क्योंकि सैनिक अपनी छाती अड़ाकर जान लड़ाकर युद्ध लड़ता है। तो ये सब तो बेकार। ये सामान्य परिस्थिति है? सेना इस तरह की प्रेस बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक चीज, सेना आकर कह सकती थी कि साहब हमने ठिकाने ध्वस्त कर दिया। एग्जैक्टली नहीं, उन्होंने उसके साथ में जो ड्रोन उड़ाए हैं, उन ड्रोन ने प्रॉपर वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है। ठिकाना साहब बिफोर एंड आफ्टर, ये पहले का और बाद का होने के बाद दोनों दिखाया। और दूसरी चीज विशाल जी, मैं ये कहूंगा कि दुश्मन को मतलब आप ये समझिए कि कानों कान खबर नहीं लगी, ध्वस्त हो गया। मैं तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर से ये कहना चाहूँगा कि भैया, अब आप जो आपके यहाँ पढ़ा जाता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, जनाजे में, उसको रट लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे जनाजों में शरीक होना है। आतंकियों के जनाजों में शरीक होने की आपकी पुरानी आदत है, तो आपको उसमें जो भी कलमा या क्या पढ़ा जाता है उसको पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा। वहां पर एक भी आतंकी और एक भी आतंक का समर्थक करने वाला पाकिस्तान के अंदर हो या भारत के अंदर हो, मुझे नहीं लगता है कि अब बचेगा, क्योंकि सेना फ्री हैंड है और हमारे जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स, सबको खुली छूट मिली हुई है। और मैं समझता हूं ये मुहिम बहुत लंबी नहीं चलेगी। हार्डली 90 दिन के अंदर आप देख लेना कि आतंक का इस बार सफाया होना तय है। और हमने वही पैटर्न चूज किया है जो इजराइल ने चूज किया था। उसके जब अपने नागरिकों पर सिमिलर हमला हुआ था उसी टेक्नोलॉजी से, उनके यहां भी नागरिकों का अपहरण हुआ, मारे गए, और उसके बाद फिर इजराइल ने रिएक्ट किया। सिमिलरली वही भारत ने किया है और उसी तरीके से अटैक भी किया है। और मैं समझता हूं ये रिपीटेशन रहेगा। ये फर्स्ट फेज है, जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट कल हुआ है और इसके बाद ऐसे पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है कर्नल हिमांशी, आपकी बात नहीं पूरी हो पाई थी ऑडियो की वजह से, अपनी बात लीजिए, फिर मैं जे एस सोडी साहब के पास चलूंगा। हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि जो आतंक के हेडक्वार्टर्स थे उनको निशाना बनाया गया। किसी भी आम जनता, आम नागरिक, उनके स्कूली ठिकानों को कहीं नहीं हमने निशाना बनाया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो अभी क्रॉस फायर हो रहा है उसमें आप देखिए कि वो आम जनता को हताहत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि हमारा वार सटीक हो और वहीं हो जहां जरूरत है। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी जाए। पाकिस्तान क्या करता है, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो सिर्फ आता है और चारों तरफ फायरिंग फैला देता है। वो कोशिश करता है कि हमारी जनता दहशत में आए, लेकिन क्योंकि हमारे सेनाएं बॉर्डर पे डटी हुई हैं और बार बार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले 15 दिन में पाकिस्तान लगातार सीज फायर के उल्लंघन कर रहा था। हम तभी भी कोशिश कर रहे थे कि अपने धैर्य को संभाले रखें, पर जैसा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, जो जवाब कल रात को दिया गया है वो ऐसा था कि अब ना फल मीठा है बल्कि उसका स्वाद ऐसा है कि जो चख रहा है उसको मजा आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान ने ये फल चखा है और आज हर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में वाह न सिर्फ सरकार की कर रहा है बल्कि अपनी सेनाओं का धन्यवाद दे रहा है। उतरी नहीं है नेवी, सिर्फ अरेबियन हुई है, सिर्फ एयर बेसिस से अटैक हुआ है अभी। तो अभी आपने मुझसे पूछा था कि पिक्चर बाकी है। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तीनों सेनाएं एक साथ उतर जाती हैं
पाकिस्तान कहां लगेगा ये कहना मुश्किल। ठीक है जय सोडी साहब, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, एक तो ये सेना और सबूत और वीडियो लेकर आना, इस पर जवाब दीजिएगा। और दूसरा एक सवाल उठ रहा है कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसके अगले दिन हमने डॉग फाइट देखी थी जिसमें अभिनंदन का प्लेन भी जाकर पीओके में गिरा था। क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी संभावित पलटवार की आशंका है? क्या पाकिस्तान अपनी दुनिया को दिखाने के लिए, अपने मुल्क को दिखाने के लिए, इस बेइज्जती से बचने के लिए कोई एक्शन करेगा, ऐसा आपको लगता है? या आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान से जो बयान आ रहे हैं कि साहब यहां से और आगे वो नहीं बढ़ना चाहेंगे और एस्केलेट नहीं करेंगे? विशाल जी, जो आपके प्रश्न का पहला भाग है, जो भारतीय सेना ने आज प्रेस, उसने पूरे सबूत दिखा दिए और उसने उन लोगों का मुंह परमानेंटली बंद कर दिया जो कि 6 साल से पूछ रहे थे कि भाई बालाकोट में जो हुआ उसका प्रूफ दिखाइए। तो ये बहुत बड़ा आज 2 मिनट का वीडियो, जैसे आपने शुरू में कहा, बिल्कुल सही था। भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया उन नागरिकों को जो बार बार बालाकोट पे प्रश्न उठा रहे थे। दूसरा जो आपका प्रश्न का भाग है कि क्या पाकिस्तान पलटवार करेगा, विशाल जी, भारतीय सेना की पढ़ाई में हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान पलटवार करता है, उसका काउंटर अटैक जरूर आता है। हमने देखा जब हमने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट किया तो अगले दिन के वक्त पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था। तो अभी भी पाकिस्तान का पलटवार जरूर आएगा, लेकिन हमारी सेना, नौसेना, वायुसेना पूरी तरह सक्षम है, सार्थक है और इस बार पहले की तरह मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा। बल्कि इस बारी तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आएगी। समझ तो उसे सुबह 1:30 बजे से ही नहीं आ रही है, लेकिन अब तो उसे अगर हम पे पलटवार किया तो उसके लिए बहुत मुसीबत होगी। लेकिन विशाल जी, मैं 2 छोटी टिप्पणियां करना चाहूंगा। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए भारत के मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। उसके लिए हमें 2 चीजें करनी होगी। पहला, हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना के पब्लिक डोमेन में जल्दी से जल्दी डालनी होगी ताकि पूरे देश को पता चले कि हमारे अंदरूनी और बाहर के दुश्मन कौन है, ताकि उसी तरह हम यूनाइटेड होके चुनौतियों का फेस करें आने वाले समय में। दूसरी चीज, हमें अब ये जो हमने एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर का, ये रिएक्शन था पहलगाम का। हमें आज से रिएक्शन नहीं करना है, हमें एक्शन करना है। हमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले करता है। गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक का जब कोई आदमी या औरत सुबह उठता है तो उन्हें डर लगता है कि बम मेरे घर पे तो नहीं गिर जाएगा। हमें यही डर और दहशत पाकिस्तान में डालनी है। पाकिस्तान का हर बच्चे को डर होना चाहिए, हर इंसान को डर होना चाहिए कि भारत का बम मेरे पे कब गिरेगा। जब तक हम एक एक्टिव अप्रोच नहीं लेंगे, हम रिएक्शन ही करते रहेंगे। एक बड़े फेमस विचारधारक है एल्विन टॉफलर, जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा था, बयान दिया था, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या, मेरे को बस 1 मिनट लूंगा। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो दिसंबर का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अध्यक्षता की। उसमें पाकिस्तान ने 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए जंग छेड़ेगा। और तीसरा, भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंक का समर्थन करेगा, जिसे ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स के नाम से जाना जाता है। और तब से लेके पाकिस्तान ने लगातार, पहले पंजाब में 15 साल और 36 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। हमें यह नहीं कि पहलगाम आया, 26/11 आया, पुलवामा आया, कुछ दिन तक पाकिस्तान की बात हुई, ये हुआ, फिर हम भूल गए। हम पाकिस्तान का क्रिकेट खेल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, हम खुश हो रहे हैं कि भाई हमने विकेट ले लिया। वो पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर आ रही है भारत, 6 दिन हम डिस्कस करें उसका रिंगटोन क्या, उसे दिवाली कैसे मनाए, होली कैसे मनाए। भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर की शादी होती है पाकिस्तान क्रिकेट का, 15 दिन हम डिस्कस करते हैं कौन से कबाब बने, कौन सी बिरयानी बनी। देखिए, हमें क्लियर होना होगा हमारा दुश्मन कौन है, अंदरूनी बाहर का, और उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली एक स्टर्न और टफ एक्शन लेना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, ये एक ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। ठीक है खेमचंद जी, एक तो सेना सबूत लेकर आई, पहली बार, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक संभावित पलटवार के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए? एयर स्ट्राइक के अगले दिन जो हुआ था, आज भले ही वैसा नहीं दिखा, आज सिर्फ एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, लेकिन आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि इस तरह के संभावित पलटवार के लिए तैयार रहना पड़ेगा?
देखिए, पहले तो सेना ने जो सबूत दिए हैं, सेना ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो वर्षों से सवाल पूछ रहे थे। अब मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति करने का आज का दिन नहीं है। आज का दिन नहीं, सेलिब्रेशन राजनीति का है, नहीं, आज का दिन राजनीति नहीं खेमचंद जी, मैं ये कह रहा हूं क्या आपने कभी इतिहास में देखा कि सेना ने कोई ऑपरेशन किया और सेना वीडियो लेकर आई हो? कभी देखा गया है क्या ऐसा? इतिहास में नहीं देखा। इतिहास में पहले किसी ने सवाल भी नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ समय से सवाल किए गए तो सेना वो वीडियो लेके भी आई। एक अच्छी बात है, उनका मुंह भी बंद हो गया। अब कम से कम सेना पे सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब रही बात, आपने जो कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए, तो हमारी तीनों सेनाएं सतर्क है। हमारी तीनों सेनाएं उसी 22 अप्रैल से ही सतर्क हैं। अपनी प्लानिंग कर रही थी। जिस तरीके से गाँव में कड़ी बनाई जाती है, चूल्हे पे रख के धीरे 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 पकती है, कई घंटे लग जाते हैं उसमें, वैसे ही पाकिस्तान को जवाब देने वाली ये कड़ी थी जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें टारगेट आइडेंटिफाई किए गए, पाकिस्तान को गफलत में भी डाला गया, पाकिस्तान को कंफ्यूज भी किया गया और सटीक तरीके से उन टारगेट को अचीव किया गया। वहां पे कोई भी इस तरीके की इस समय कैजुअलिटी नहीं है कि वो कह सके भाई गांव में कोई बम गिरा, मिसाइल गिरी, किसी शहर में गिरी, किसी ऐसी जगह पे गिरी जहां पे आप आतंकवादी गतिविधि नहीं कर रहे हैं या आतंकवादियों का स्थान नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ऐसा कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो ये बहुत सटीक आक्रमण हुआ है। और दूसरा, इसे परसेप्शन बदली। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था वो पीओके में किया था, तो पाकिस्तान को लगता था कि ये जो मूल पाकिस्तान है उसमें नहीं घुसेंगे, पीओके तो इंडिया का ही पार्ट है, हमारे कब्जे में है, चलो मार लिया तो मार लिया, कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब में नहीं करेंगे। पंजाब में अटैक होने का मतलब है कि आतंकवादियों को पता चल गया कि दे आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान एनीवेयर। अभी तक होता था आओ भारत में घुसो, मारो, काटो, भाग जाओ, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद वो परसेप्शन चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन अब परसेप्शन का एक लेवल और हो गया कि अब पाकिस्तान में कहीं भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, भारत अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, कर भी रहा है, बॉर्डर पे उसकी हरकत चल रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अगर एयर और नेवल जो हमारी नेवी है उसके स्तर पे भी वो कोई हरकत करता है, मिस एडवेंचर का भी जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम वहां के नागरिकों के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, पीछा करके मारेंगे, क्योंकि जो आतंकवादी हैं ना वो भारत के सगे ना पाकिस्तान के सगे, और पाकिस्तान में जो आकाएं बैठे हुए हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आज आतंकवादियों को मार रहे हैं, कल आपको भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और कर सकते हैं। प्रखर, कैसी लगी आपको सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सेना ने रिएक्शन दिया है और बड़ा गजब का रिएक्शन दिया है और बहुत अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक करी है। तो सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो सेना का काम है। देखिए, और मैं फिर आपसे बोलना चाहूंगा, देखिए अब समय आ गया है, ये तो एक्शन का रिएक्शन हमने दिया, अब समय आ गया है कि भारत मां को दुर्गा बनने का समय आ गया है। जिस तरीके इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, उसी बिल को दिखाते हुए भारत सरकार को पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक लॉलेस स्टेट है, वो बनाना रिपब्लिक जैसा है, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पर आर्मी रूल है और आर्मी ही सब कुछ चलाती है। और आर्मी इंडिया से हमेशा, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया ने हमेशा सबक सिखाया है, जब तक पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े नहीं करी जाएंगे पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान एक ऐसा बेशरम देश है जो हमेशा इंडिया का खराब सोचता आया और हमेशा इंडिया के ऊपर मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सेना अपने ऑपरेशन को यहां ना रोके, सेना अपने ऑपरेशन को यहां से और आगे बढ़ाए, और अब जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना करते तब तक सेना को रुकना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं भारत सरकार को अब फुल एंड फाइनल उसकी जरूरत है। वो पाकिस्तान को अब समय आ गया है पूरी तरह सबक सिखाने का। देखिए, एक्शन का रिएक्शन है ये, मगर पाकिस्तान फिर कुछ दिनों बाद अभी शांत हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद करेगा। तो आपको फुल एंड फाइनल वो करने की जरूरत है और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और करने की जरूरत है। ठीक है कर्नल हिमांशी, जो बात कांग्रेस से प्रखर कह रहे हैं कि भाई यहां मत रुकिए, अब जब शुरुआत कर ही दिए तो फिर जितने टुकड़े आपको करने हैं पाकिस्तान के वो करके ही दम लीजिए। मैं इस बयान से इस समय सहमत नहीं हूं, वो उनकी निजी विचारधारा है। देखिए, हमारा जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक जो एक स्टैंड है उसमें हम कभी भी किसी के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पाकिस्तान में खुद बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बलोच में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में अपने आप उनके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। हमारा वो मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा है आप
अपने आतंकवादियों को हमारी धरती पे मत भेजिए, और अगर आप भेजेंगे तो हम सक्षम हैं कि हम आपके घर में घुस के वो टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस को तबाह करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इस समय हमारा जो लक्ष्य है वो टेररिस्ट स्थानों का नुकसान करना है। आम जनता को देखिए, हम पाकिस्तान की जनता को हम जनता मान रहे हैं, भले ही वो उस तरीके से ना सोचते हो, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है। हमारी हर एक जो भी कार्रवाई है वो निर्णायक कार्रवाई है। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर था और सटीक तरीके से किए गए ये जो आक्रमण है, या जिसको आप कह सकते हैं स्ट्राइक है, बहुत स्विफ्ट रही है, साइलेंट रही है। और आप देखिए ना कितनी खूबसूरती से कि पूरे देश को कल से ही एक्टिवेट किया गया था कि 7 तारीख को हम मॉक ड्रिल्स करेंगे, तो हर किसी को चाक चौबंद किया गया। लेकिन फिर भी ये लीडरशिप का कमाल देखिए कि किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इतनी सब कुछ एक्टिवेट करने के बाद में, प्रशासन को एक्टिवेट करने के बाद में, आम जनता को एक्टिवेट करने के बाद में, जब आप पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई ये तो भी तैयारियां कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, और आप स्ट्राइक कर देते हैं। ऑपरेशन की सबसे बड़ी चीज होती है डिसेप्शन, और उस डिसेप्शन का इस्तेमाल करके ये जो 9 जगह पे 21 ठिकानों को तबाह किया गया है, मुझे लगता है इसके बाद जो भी कार्रवाई सरकार करती है, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जिनको अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, वो आगे का निर्णय लेंगे, वो हम उन पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम किसी भी स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे, और ये जो आज सुबह का अटैक है बहुत निर्णायक अटैक है। अब आगे देखिए, इसके बाद में जो मेरे को पैनलिस्ट ने बताया था कि पाकिस्तान की आदत है, वो आता है वापस। अगर वो वापस आता है और इस तरह की हिमाकत करता है तो शायद हमें उसका नेस्तनाबूद होते हुए देखने में मजा आएगा, ना कि सिर्फ उसके टुकड़े टुकड़े। क्योंकि पाकिस्तान शांत हो जाएगा ये मान के नहीं चला जा सकता, ये उसकी फितरत में नहीं है। उसे आतंकवादी समझ में आता है और वो वही करेगा, और एक बार नहीं बार बार करेगा ही। इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। रवीन जी, जो बात प्रखर कह रहे हैं कि अब यहां ना रुकिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। देखिए, ऐसा है, अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसका इलाज क्या होता है? गोली मारनी पड़ती है। सांप अगर बार बार डसने का काम कर रहा है तो क्या करना पड़ता है? फन को चलना पड़ता है। और पाकिस्तान वो सांप है जिसका फन को चलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, भारत से अलग हुआ है, तब से और आज तक उसने कुछ ना कुछ भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तमाम बार उसने हमारे देश के आम जनमानस को, जिनका किसी तरीके से कोई लेना देना धर्म से, युद्ध से और सीमाओं से नहीं है, उनको आके आपने मार दिए। चाहे वो कसाब ने हमला किया हो, चाहे वो 26/11 का, या उसके बाद के हमले हुए, चाहे वो आपका पुलवामा रहा हो, पहलगांव रहा हो, रियासी रहा हो, बहुत पठानकोट रहा हो, बहुत से हमले हुए हैं। लेकिन किसी भी सब्र की, बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और ये सीमा को जब क्रॉस हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर फाइनल नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 है ये। और मैं समझता हूं अभी इसके कई हिस्से बकाया हैं। जब तक कि वो लोग नहीं मारे जाते हैं, वो आतंकी नहीं मारे जाते हैं जो सीमा पार से आए थे और कुछ घर के अंदर के थे, वो सारे के सारे चिन्हित होके मारे जाएंगे, तब जाके ये ऑपरेशन क्लोज होगा। इसके अलावा यदि कोई आतंकी बचता है तो उसका भी सफाया होना बहुत जरूरी है। जय सूरी साहब, यहां रुकना है या पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं? विशाल जी, देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। पाकिस्तान वो जहरीला सांप है, आप जितना भी उससे बातचीत कर लो, जितना पुचकार लो, उसने आपको डसना ही है। ये आपको डसता है और ये हमें डसता रहेगा। एक जहरीले सांप को का एक ही इलाज होता है, मारना। अगर हमने एक इंसान की जिंदगी बचानी है तो हमें जहरीला सांप मारना होगा। उसी तरह भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना अनिवार्य है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैं बार बार आपके चैनल पे कहता आया पिछले कई हफ्तों से, अब जब तक हम पाकिस्तान को सैनिक तौर पे नहीं कुचलेंगे, यही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 2035 पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। 17 मार्च इसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष ने बयान दिया है, 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, वास्तविकता है, अनकोट। जो टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ इशारा कर रही हैं,
हमारे पास ठीक 1 दशक है। इस 1 दशक में हमें ताबड़तोड़ सैनिक हमले करने चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी सिंध में, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पाकिस्तानी के सेना के ये थाने हैं, जहां इनके आतंकवादी संगठन है, ताबड़तोड़ हमले करो, उनके अंदर एक डर डालो। और जितने हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे उतना हम पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, जितना पाकिस्तान को कमजोर करेंगे उतने हम सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत जरूरी है अगले 1 दशक में हमारी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन या डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। दुनिया रोए, बिल के, यूनाइटेड नेशंस रोए, अमेरिका बोले, आप इजराइल से सबक सीख लीजिए। पूरी दुनिया इजराइल के अगेंस्ट है, खुद देश को छोड़ के, यहां तक कि 60% इजरायली नागरिक नेतन्याहू के अगेंस्ट हैं। लेकिन क्या नेतन्याहू रुका? क्या इजराइल की सरकार रुकी? वो वही करते हैं जो उन्हें देश हित में ठीक लगता है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग रोते रहेंगे, ये हो गया मानव अधिकार, ये वो, उनकी बातें सुनो, नकारो। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा? जब तक हम कठिन और कठोर एक्शन नहीं लेंगे पाकिस्तान हम पे ये वार करता रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी, नहीं तो हम किसी और की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होंगे। ठीक, खेमचंद जी, क्या स्ट्रैटेजी भारत की है? जो बार बार एक चीज कही जाती है कि कई बार ऐसा होता है ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक की हमने सोचा कि अब इलाज हो गया, अब नहीं होगा। एयर स्ट्राइक की हमने कहा साहब आतंकियों का अड्डा ही ध्वस्त कर दिया, अब नहीं होगा। अब पूरी दुनिया जानती है, देश का हर इंसान जानता है कि साहब नहीं, आप कितना भी बड़ा अटैक कर लो, ये नहीं मान के बैठ सकते कि पाकिस्तान अब ऐसा नहीं करेगा। हमने परिणाम देखा, LOC पर फायरिंग हो रही है। इस खबर को ज्यादा हम प्रमुखता से कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उस पर बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन साहब जो आम नागरिक वहां पर LOC के नजदीक रहते हैं वो हमारे अपने नागरिक हैं, एक एक जान की कीमत है। और हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये पक्का इलाज नहीं कह सकते हम जानते हैं कि ये फाइनल पक्का इलाज नहीं है, वो तो आएगा ही वापस, उसकी फितरत में आतंकवाद ही है। विशाल जी, परसेप्शन एक बहुत बड़ा मैटर होता है। हम सॉफ्ट स्टेट थे, इसीलिए आतंकवादी बार बार भारत में घुसते रहे और उनको गारंटी दी वो पाकिस्तान में चले जाएंगे या भारत से बाहर बांग्लादेश में चले जाएंगे तो उनका कुछ नहीं होगा, वो सेफ है, वो आराम से जिंदगी जिएंगे, उनका परिवार आराम से जिंदगी जिएगा। वो परसेप्शन इस सरकार ने खत्म की। हमारी सरकार के सहयोग और आर्मी के साहस से, आर्मी के पराक्रम से वो सारी चीजें स्टेबलिश हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, अब 9 जगह मारा है, पंजाब में भी मारा है। तो जो डर हम कह रहे हैं, डर की बात, डर पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ। वहां का मीडिया देखो, मीडिया को स्कैन करो, वहां की रिपोर्ट्स को स्कैन करो, तो अपने आप अब ये कहें कि क्या फुल फ्लेज जंग हो? भारत कभी भी किसी पे अटैक नहीं करता। भारत जो गलत करता है, गलत तत्वों के खिलाफ, गलत तत्व कौन है? वहां पे टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट को साथ देने वाले वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और ISI जितना भी लोग हैं वो हैं। तो उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन हम लोगों ने किया है। जरूरत पड़ने पे और भी हो सकते हैं और होंगे। अब ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत इज नो मोर सॉफ्ट स्टेट। हमें जरूरत पड़ेगी अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम मारेंगे, घुस के भी मारेंगे, अपने देश के अंदर भी मारेंगे। अगर कोई हमें मारता है तो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एक मैसेज, क्लियर कट मैसेज गया है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म। ठीक, नवीन जी, सवेरे से हम एक और चर्चा भी कर रहे हैं, खास जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बढ़िया मैसेज दिया गया। महिलाओं के सामने, पत्नियों के सामने उनके पति को मारा गया, उनकी मांग उजाड़ी गई और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। लेकिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन भारत की बेटियों से कहा गया था ना कि जाके मोदी को बता दो, तो मोदी साहब ने भी उन भारत की वीर बेटियों को ही आगे किया और महिलाएं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। और सिर्फ महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, ये मैसेज यहां पर खत्म नहीं होता। एक हिंदू आई, एक मुसलमान आई, नाम और धर्म पूछकर मारा गया था, ये सोचकर कि भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब कर देंगे, हिंदू मुसलमान की खाई पैदा कर देंगे। ये ताकत है भारत की, ये एकता है भारत की। महिला ऑफिसर सामने आई, हिंदू भी आई, मुसलमान भी आई और भारत की एकता का परिचय दिया। ये है दुनिया के लिए मैसेज और पाकिस्तान के लिए मैसेज कि मांग नहीं उजाड़ सकते, सिंदूर ऐसे नहीं उजाड़ने देंगे। और भारत की बेटियां जब जवाब देने पर आएंगी तो पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। निश्चित तौर पर भारत माता की जय। हम सभी के लिए जरूरी आज तो कहना भारत माता की जय। और जो आज हुआ है वाकई भारत माता की जय आज नहीं, हम तो हमेशा बोलेंगे और हमें बोलना है भैया, हमारा देश है, भारत माता से ऊपर तो कोई है ही नहीं किसी के लिए। हम अपने सैनिकों को
सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। सैनिकों का प्रोत्साहन करना हर भारतीय का कर्तव्य है, और अगर आन पड़े, जरूरत पड़े तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अगर युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते, धन बल से, अपने संचय किए हुए धन से कम सेना को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं समझता हूं आज जो दो बेटियों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके परिचय दिया, जिस आत्मविश्वास से लबरेज थी, और जिस तकनीकी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली वो एयरफोर्स की हमारी कैप्टन थी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया, और उसके बाद हमारी थल सेना की कर्नल थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं समझता हूं देश की बेटियों के बीच में भी एक बहुत पॉजिटिव संदेश गया है। और जिन बेटियों के मांग के सिंदूर को खंडित करने का काम पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने उसकी सरकार की परस्ती में किया है, उनको भी एक मैसेज मिला होगा कि भारत का बच्चा बच्चा तुम्हारी ईंट से ईंट बजाना जानता है और बजाने में सक्षम है। यहाँ की बेटियां जब अपनी पर आ जाती हैं तो दुर्गा और चंडी का रूप धारण करके आग लगा देंगी तुम्हारे पूरी लंका के अंदर। कर्नल हिमांशी, ये चर्चा हम सवेरे भी कर रहे थे कि भारत को तोड़ने की बड़ी अच्छी कोशिश करके पाकिस्तान सोच रहा था कि साहब क्या पैंतरा चला है, औरतों के सामने पूछेंगे, आदमियों को छोड़ देंगे, औरतों को बोलेंगे जाओ मोदी को बता दो, नाम पूछेंगे, धर्म पूछेंगे, ऐसा लगेगा हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर दी। भारत में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पाकिस्तान को बहुत जरूरी है कि वो अपना इतिहास आत्मसात करे, और जहां से वो निकल के आता है हिंदुस्तान, उसका भी थोड़ा सा इतिहास पढ़ ले। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय की बात करें तो उनके NIA में, ऑक्सिलरी फोर्सेस में जो गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था वो महिलाओं के द्वारा लड़ा जाता था। सुबह जो हमारी तरफ से आधिकारिक बयान आया है जिसमें 2 ऑफिसर्स, विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आप कह रहे हैं कि नारी शक्ति को आगे किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि 23 साल के मेरे अपने अनुभव के दौरान मैंने फौज में देखा है कि हम कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह की बात करते ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन है तो उसको सर्वधर्म स्थल कहा जाता है, और कई बार होता है अगर आपका ग्रेनेडियर्स का जवान मुसलमान भी है तो वो आपको ऑफिस में आके राम राम साहब ही कहता है। फौज में हम इन चीजों में पढ़ते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, उन्होंने ये नाम और धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा है, उनको ये बताना जरूरी था कि संकट के समय में, विपरीत परिस्थिति में भी हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं। हम जो पहले थे एकजुट, आज भी वैसे ही एकजुट है। आप किसी भी तरीके से, आप अपना मानसिक संतुलन हो सकता है खो चुके हो, हमने नहीं खोया है। हम धैर्य, पराक्रम, हिम्मत के साथ में आपको जवाब देंगे। और आप ये जो अस्तित्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप कौन है? आप कौन है? हम आपको समझते भी नहीं है कुछ भी। आपके घर में घुस के हम वो टेररिस्ट ठिकानों को तबाह करेंगे और आपको बता देंगे कि जिस भारत पे आप आंख उठा के देख रहे हैं, आपकी न सिर्फ आंखें फोड़ी जाएंगी बल्कि आपके लॉजिस्टिक्स को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके पूरे के पूरे टेररिस्ट बेस को हम खत्म करने का वादा रखते हैं और हमने किया है। सबसे खूबसूरत बात है कि यह किया गया है और अब समय बताएगा आगे कि हमें ऑपरेशन सिंदूर फेज 2, फेज 3 करने की जरूरत है या नहीं है। यह जवाब दिया जा चुका है। जी सोढ़ी साहब, जिस मैसेजिंग की मैंने बात की और जो पाकिस्तान सोच रहा था, इस ऑपरेशन का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। क्या ये मैसेजिंग थी आज? विशाल जी, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर पे रखना, 2 महिला ऑफिसर का प्रेस ब्रीफिंग करना, एक मुसलमान एक हिंदू, ये बहुत बड़ा संदेश था पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को एक संदेश देना चाहूंगा। पाकिस्तान तो चाहे सबक सीखे ना सीखे, वो तो पागल देश है। आपका बहुत अच्छा चैनल है विशाल जी, मेरा नमन और सलाम। जनता टीवी को आप बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाते हैं, मैं सालों से आपका चैनल देखते हूं। लेकिन भारत के कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं जो सिर्फ दिन रात हिंदू मुसलमान धर्म की बातें करते हैं। ये धर्म अच्छा, वो धर्म बुरा, ये धर्म की बुराई, वो अच्छाई। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के लिए भी सबक और सीख होनी चाहिए। जो इतने सालों से भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल धर्म 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 करी जा रहा था, आज भारत की सेना ने एक
बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे एज अ देश, हम दुनिया की कोई भी चुनौती को टैकल कर पाएंगे। मेरे को 2 मिनट देना विशाल जी। 1947 में ओंग सैन, जो कि बर्मा के एक बहुत प्रमुख पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि अगर बर्मा की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के साथ खिलवाड़ हुआ, बर्मा ऐसा डूबेगा, कभी उभर नहीं पाएगा। 1962 में मिलिट्री जुंता ने पहली बार सत्ता संभाली, उन्होंने उसका विपरीत किया, उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया। आज बर्मा टूटने के कगार में, वहां पे गृह युद्ध है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भारत के कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से एक विनम्र विनती है, ये धर्म की बातें बंद करो, लोगों को बांटना बंद करो। पाकिस्तान तो चाहे सबक सीखे ना सीखे, आप तो सीखो, ये तो हमारा देश है, ये तो हमारे लोग हैं। क्यों आप धर्म 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 करते हो इतने सालों से? ठीक, खेमचंद जी, माफ कीजिएगा, पहले प्रखर की बारी है, फिर मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा। प्रखर। देखिए, बिल्कुल मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के और हर भारतीय का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहले वो भारतीय होता है। और सेना ने आज बताया कि, और सेना का भी कोई धर्म नहीं होता, सेना सेना होती। मगर धेला ने एक बहुत अच्छा सिंबॉलिक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संदेश दिया है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसा लॉलेस स्टेट है जो नहीं चाहता कि हमारे देश में का जो सोशल फैब्रिक है, जिसमें सारे धर्म एक साथ रहते हैं और खुशी के साथ रहते हैं, वो उसको तोड़ना चाहता है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक बार मुशर्रफ इंडिया आए थे और उन्होंने वहीं से अपने मंच से उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के बारे में कुछ बोलना शुरू किया और भारत में मौलाना मदनी ने उनको जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने किसी भी वक्तव्य में इंडियन मुस्लिम का नाम ला ले, और इंडियन मुस्लिम इंडिया का है और हमेशा हिंदुस्तान के लिए लड़ा है। और मौलाना क्या कहते हैं, मुशर्रफ को वहीं पर जवाब मिल गया। पाकिस्तान एक ऐसा लॉलेस स्टेट है जिसको सबक सिखाने का समय आ गया है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता है कि वो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान का इंटरनल मुद्दा है। ऐसे तो बांग्लादेश भी, तब बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, वो पाकिस्तान का इंटरनल मुद्दा था। मगर जिस तरीके से वहां जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान हर बार हरकत करता है, इंडिया पर टेररिज्म एक्टिविटी करवाता है अपने लोगों से, अब समय आ गया है पाकिस्तान को पूरी मुंह तोड़ जवाब देने का, उसके 2-3 हिस्से करने का समय आ चुका है। चलिए, समय इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि भारत क्या करेगा। आज हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत क्या करने का दम रखता है और पाकिस्तान के आज कैसे होश उड़े हुए हैं, ये दुनिया देख रही है।